हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्वेसी फेडरलिज्म एंड कोलिशन। तो क्वेसी फेडरलिज्म यानी कि अर्धसंघवाद और कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। गठबंधन तो ये जो वर्ड है आपने बहुत बार देखो अपने फैमिली में भी सुना होगा किसी न किसी से, और न्यूज़ में भी देखा होगा कि इलेक्शन टाइम में गठबंधन ये वर्ड जो कोलिशन वर्ड है काफ़ी बार सुनने को आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में वैसे भी ये चीज़ें क्लियर आउट हो ही जाएंगे। तो आपका कोई भी डाउट होगा इस वर्ड से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और एक और बात, कुछ बच्चों का बहुत मतलब मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं कि मैडम 31 दिसंबर तक पूरा करा दो, या 1 जनवरी से हमारे पेपर हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हम ये क्लियर आउट कर दें, देखो हम ऑल इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको हम ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि सबका प्रोसेस अलग है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे तो एग्जाम हो गए, अब आपने प्रोवाइड कराया। उसके लिए वन शॉट वीडियो हम पहले इसलिए ही प्रोवाइड कराते हैं, ताकि अगर आपके एग्जाम भी भाई हो रहे हैं, हम उसको नहीं कंप्लीट करा पा रहे, तो वन शॉट वीडियो से आपका रिवीजन हो जाता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, वो दोनों लैंग्वेज में लिखा होता है कि हिंदी में नहीं होता है। और जो एग्ज़ाम 1 जनवरी से भी हैं, तो उसके लिए भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितना भी मैं कवर करा सकती हूँ 1 जनवरी तक कवर करा दूँगी, या जब तक कि आपका एग्ज़ाम है। डेट मुझे भी नीचे मेंशन कर देना कि कब आपका इसका एग्ज़ाम है। ठीक है? या किस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, तो तब तक हमारी कोशिश यही रहेगी, प्रॉमिस मैं किसी से नहीं कर रही हूँ, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ, कोशिश हमारी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक मैं आपके एग्ज़ाम से पहले कवर करा दूँ, ताकि आपको हेल्प मिल सके आपके एग्ज़ाम में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, मैंने शेयर भी की हुई थी। नहीं देखी तो चेकआउट कर लेना। जो बीए थर्ड सेमेस्टर की ओल्ड क्लासेस है उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस लेक्चर की पीपीटी या नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको सेमी फेडरलिज्म के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्वेसी और सेमी सेम ही इनका मीनिंग्स निकलता है। That means an intermediate form of state between an unitary state and a फेडरेशन। तो अर्धसंघवाद का मतलब क्या होता है कि एकात्मक राज्य, यानी कि जो यूनिटरी स्टेट है, जो एक सिंगल जो जहाँ पर एकात्मक सिस्टम है तथा संघ के बीच में, यानी कि एक स्टेट और सेंटर के बीच में जो राज्य का एक तरीके से इंटरमीडिएट का काम करता है। देखो, मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको यहाँ पे समझाऊँ। क्वेसी फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे कंट्री को हम क्या बोल सकते हैं, हमारा कंट्री क्वेसी फेडरलिज्म की अवधारणा पर चलता है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट पे चलता है हमारा अपना कंट्री भारत। वो क्या होता है कि पूरी जो पावर है, पूरा जो स्ट्रक्चर्स है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ थोड़ी बहुत पावर और अथॉरिटी मिली हुई है। ठीक है, यानी कि कुछ पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है बस, बट उसने डेलीगेट की हुई है हर स्टेट वाइज, कि वहाँ पे उनके पास भी पावर है, उनके पास भी अथॉरिटी है, वो भी अपने अकॉर्डिंग अपने राज्य को चला रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है क्वेसी फेडरलिज्म। मतलब ये है कि पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ना हो करके वो स्टेट वाइज बटी हुई है। ठीक है, यही है। क्योंकि अगर पूरा संघवाद होता है, यानी कि फेडरलिज्म कंट्री हमारी होती, तो वो कंट्री कैसी होती कि इसमें पूरी ही की पूरी जो पावर है, जो कंट्रोल है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी ना होता, उनके हाथ में कोई पावर भी ना होती। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर आउट। क्योंकि देखो, आपकी बुक्स में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे समझा दिया। यानी कि एक सेमी फेडरेशन का मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर का मतलब ये होता है कि जो पावर्स है ना, वो डेलीगेट की गई है। बेसिकली उसको क्वेसी फेडरलिज्म बोला जाता है। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारा खुद का भारत है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि क्वेसी फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि जो अर्धसंघवाद है उसकी क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पर आपको क्लियर आउट हो ही जाएंगे। एंड फर्स्ट है आर्टिकल 3, डिस्ट्रिक्ट नेचर ऑफ द स्टेट अनलाइक अदर यूनियन द स्टेट इज इंडियन हैव नो सॉवरेनिटी ओवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पार्लियामेंट कैन चेंज द एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ एनी स्टेट। आर्टिकल 3 यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर स्टेट वाइज या सेंटर वाइज कोई भी इतना ज़्यादा, मतलब उनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि उनका अपना खुद का कोई प्रभुत्व नहीं है, सोवरेनिटी अपने खुद की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पार्लियामेंट क्या है, कैन चेंज द एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एनी स्टेट। तो यहाँ पे संसद जो होती है, पार्लियामेंट जो होती है, उसके पास ही इतनी ज़्यादा पावर है कि वो किसी भी राज्य के जो भी एरिया है, एरिया ऑफ स्टेट की बात करें या बाउंड्रीज की बात करें या उसके नाम को चेंज करने की बात करें, वो कर सकती है। ठीक है, पहला तो कैसी फेडरलिज्म का ये आपका फीचर्स हो जाता है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है कि वहाँ पर ना तो स्टेट पावर में है इतना, ना ही सेंटर पावर में है। सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है, पार्लियामेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज पास्ड ऑन बोथ द कंप्लीट यूनियन एंड द स्टार्स। तो यहाँ पर
सिंगल कॉन्स्टिट्यूशंस की जो अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट है, ये देखा गया है। तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि स्टेट के लिए भी उतना ही काम करता है और सेंट्रल के लिए भी उतना ही काम करता है। एंड देन नेक्स्ट है कि स्टेट डू नॉट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। अब इसका मतलब है कि राज्यसभा में राज्यों का एक जैसा प्रतिनिधित्व नहीं है। कहने का मतलब है दैट मीन्स कि वहां पर हर स्टेट में उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराया हुआ है, ठीक है। तो सबका इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो हमारे देश में हर राज्य में पॉपुलेशन का जो लेवल है वो अलग अलग है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी की है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि भाई जो राज्यसभा है, जो स्टेट वाइज जो भी चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव की हैं वो पॉपुलेशन वाइज है, उनको हम एक समान रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन। सो आर्टिकल 352 टू 360 आर कंटेंट इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन द इमरजेंसी प्रोविजन द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम द मोस्ट पावरफुल। अब यहाँ पे बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान की। अगर इमरजेंसी की भी बात करते हैं तो भारत के जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बाद 17 में, यानी कि 17 में आर्टिकल 352 से 360 तक क्या मतलब एक्सप्लेन किया गया है इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। कि आप आर्टिकल 352 से 360 तक आप पढ़ते हो इमरजेंसी प्रोविजन, जिसमें इमरजेंसी प्रोविजन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। सो ठीक है भाई, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया। अगर इसमें भाई संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वही उसके अकॉर्डिंग कुछ चल ही नहीं रहा है, उसको कोई मान ही नहीं रहा है, उसकी कोई वैल्यूज ही ना हो, तब जाकर के इमरजेंसी प्रोविजन प्रोवाइड होते हैं, मतलब क्रिएट किए जाते हैं। एंड देन फाइनेंशियल कोई क्राइसिस हो जाए, या बाहर से कोई अटैक हो जाए, आक्रमण हो जाए, युद्ध हो जाए, वॉर हो जाए, ठीक है, ऐसे में तो ऐसी सिचुएशन में पूरी जो पावर्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। एंड देन नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज। तो रिजेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, ठीक है, आईएफएस, तो ये जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फेडरलिज्म की जो प्रिंसिपल है उनका पूरा का पूरा उनको डिनाई करती है, यानी कि उनको फॉलो वो नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द गवर्नर, ही आल्सो एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेंटर, थ्रू हिम द सेंटर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द स्टेट। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, और उसके द्वारा केंद्र राज्यों पर वो नियंत्रण रखता है, ठीक है। कि इंडिया हैज ए यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, यानी कि हमारे भारत में एक एकीकृत न्याय प्रणाली है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो पूरा का पूरा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो पूरी कंट्री के लिए काम करता है, ठीक है। स्टेट वाइज जो हाई कोर्ट है वो तो एक ब्रांच की तरह काम कर रही होती है, कि सुप्रीम कोर्ट हर स्टेट में तो नहीं जा सकता, वो वहाँ पे उनकी जो ब्रांच है वो काम करती है, ठीक है। बट जो जुडिशरी है वो पूरे इंडिया के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उसके लिए वो वहाँ पर इक्वल काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जुडिशरी सिस्टम है वो इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट है कि यूनियन वीटो ऑन स्टेट बिल। तो द गवर्नर हैज अ पावर टू पुट सर्टेन टाइप्स ऑफ लॉज इनएक्टेड थ्रू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब ये कि राज्य के जो भी विधेयक हैं, जो भी बिल्स हैं, वो संघ वीटो का मतलब क्या होता है कि भाई राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधायिका का जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव है उसके थ्रू कुछ लागू, कुछ प्रकार के कानूनों को रखने का वो प्रभुत्व उसको मिलता है, यानी कि उसको एक तरीके से एक रूल्स मिला हुआ है, ठीक है। कि अगर राज्य में कोई बिल पास करवाना है तो जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, वो राष्ट्रपति की मतलब डिस्कशन के लिए, उनके विचार के लिए वो अपने पास उनको रोक करके रख सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव के आधार पर इस तरह की पावर उनको मिली हुई है। तो क्योंकि आपको सिर्फ अपने माइंड में एक चीज़ बैठानी है क्वेसी फेडरलिज्म को लेकर के, कि इसमें जो पावर्स होती है वो डेलीगेट हुई है, इसीलिए इसको क्वेसी फेडरलिज्म बोला गया है। यानी कि यहाँ पे स्टेट के पास भी पावर है, यहाँ पे सेंटर के पास भी पावर है, कंप्लीट पावर दोनों में से किसी के पास नहीं है। इमरजेंसी में सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में हो जाती है, ठीक है। कि भाई स्टेट में गवर्नर है लेकिन अपॉइंट कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। तो इस तरीके से जो भी प्रोसेस है वो क्वेसी फेडरलिज्म को पॉइंट करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ क्वेसी फेडरलिज्म सिस्टम, कि जो क्वेसी फेडरलिज्म सिस्टम है इसके एडवांटेज क्या है। अगर ये भारत में काम कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स होंगे, कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होंगे ना। तो सबसे पहला है नेशनल यूनिटी, यानी कि नेशनल यूनिटी को ये शो करता है। सो बेसिकली वहाँ पर जब स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है,
तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का कंट्रोल एक दूसरे के हाथों में होता है, ताकि पावर का मिसयूज ना हो, तो उसमें नेशनल जो यूनिटी होती है वो बनी रहती है। एंड कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब वही है कि भाई जब कंट्रोल कहीं न कहीं कंट्रोल होगा तो वो पावर भी मिसयूज़ नहीं होगी, तो ऐसे में एक दूसरे का सहयोग होगा, कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है? तो वो अपने लेवल पर भी ज़्यादा शो नहीं कर सकते कि हाँ, अब तो हम मतलब एक स्टेट है, ठीक है, यूपी है, यूपी के पास पावर है, तो हम किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, नहीं, कोऑपरेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि क्वासी फेडरलिज्म का एक एडवांटेज है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि रेजोल्यूशन ऑफ इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है उनका समाधान इसमें देखा जाता है कि अगर स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहाँ पर इस तरह के केसेस लड़े जाते हैं। भाई अगर दो स्टेट है, उसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट है ना उस चीज़ का समाधान करने के लिए, तो वो सारे कंट्री पर लागू होता है फिर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण। फिर नेक्स्ट है सिंगल मार्केट इकोनॉमी, यानी कि एकल बाजार अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट इसमें प्रोसीड्यूरल इज, यानी कि इसमें कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ज़्यादा रिजिड नहीं है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ इंटरस्टेट डिस्प्यूट, कि अंतर्राज्यीय जो भी विवाद हैं, जो भी इंटर स्टेट डिस्प्यूट हैं, उनका सॉल्यूशन ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। एंड देन आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 262 में क्या गया कि जो भी इंटर स्टेट से रिलेटेड जो रिवर्स हैं, जो घाटी हैं, उनमें जो जल से जुड़े हुए जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी विचार होते हैं, वो रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलिशन गवर्नमेंट की, यानी कि गठबंधन सरकार की। सो कॉलिशन गवर्नमेंट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पॉलिटिकल पार्टी कोऑपरेट विद ईच अदर टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस अरेंजमेंट इज मेड बिकॉज नो पार्टी इज एबल टू गेट एब्सोल्यूट मेजोरिटी आफ्टर द इलेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो गठबंधन सरकार, जो कॉलिशन गवर्नमेंट होती है, वो सरकार का ही एक रूप मानी जाती है। एक्चुअल में गवर्नमेंट नहीं हम उसको बोलते, वो एक मिली जुली एक दल होता है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टी होती है बेसिकली वो सरकार बनाने के लिए आपस में कोऑपरेट करती है, आपस में मिलती है, ठीक है। अलग अलग पार्टी के जो भी भाई लोग हैं ना, जो भी सदस्य हैं, वो अलग अलग पार्टी के आते हैं, किसी एक पार्टी में मिल जाते हैं, सो इसको कॉलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, कॉलिशन बोलते हैं बेसिकली। सो ये जो व्यवस्था है वो इसलिए की जाती है क्योंकि चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को कंप्लीटली जो मेजोरिटी होती है ना वोटिंग की, वो प्राप्त नहीं हो पाता है। भाई जब इलेक्शन होते हैं, सो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि भाई एक पार्टी अपना इलेक्शन लड़ रही है, दूसरी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, तो कंपटीशन हो जाता है। तो ऐसे में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक पार्टी बहुत कमज़ोर है, बट दूसरी पार्टी को लगता है कि हाँ, तो जो दो चार जो छोटी मोटी क्षेत्रीय दल हैं, उनको लगता है कि हाँ, अगर हम मिल जाते तो हम सरकार बना सकते हैं, हमारे पास इतना वोटिंग बैंक है, वोट बैंक है कि हम गवर्नमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो वो छोटी छोटी जो रीजनल पार्टी हैं वो उसके साथ मिल जाती है, तो इसी को कॉलिशन बोलते हैं। सो कभी कभी ऐसा होता है कि वो गवर्नमेंट को क्रिएट कर देती हैं, बट ऐसी गवर्नमेंट ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाती, क्योंकि अगर वो अपने अपने मतलब के लिए, अपने सेल्फिशनेसेस को ध्यान में रख करके, अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए वो अगर उस पार्टी से जुड़ रहे हैं सरकार बनाने के लिए, तो वो कभी भी दूसरी अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए वो उसमें से निकल भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कमज़ोर होती हैं। आगे बात करेंगे हम उसकी, वही कमज़ोर क्यों होती है, क्योंकि इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो आई होप सो यहाँ तक की चीज़ें तो आपको क्लियर आउट हो चुकी हैं। भाई कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? कॉलिशन गवर्नमेंट ये होती है कि जो अलग अलग पार्टी होती है वो मिलकर के एक पार्टी को सपोर्ट करती हैं, उसके साथ मिल करके काम करती है सरकार बनाने का। बेसिकली इनका टारगेट ही सरकार बनाना होता है, ठीक है। सो कॉलिशन पार्ट। अब थोड़ा सा देख लें कि राइजेस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ कॉलिशन इन इंडिया, कि भारत में जो जो कॉलिशन है उसकी जो पॉलिटिक्स है वो कैसे उदय हुई, उसका डेवलप कैसे हुआ। एक छोटे से यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, हालांकि मैंने नोट नहीं किया है, लेकिन थोड़ा आपको यहाँ पे सुनने की जरूरत है, इसको थोड़ा सुन लेना। कि प्रथम जो स्टार्टिंग में 3 आम चुनाव हुए थे, नॉर्मल जो चुनाव होते तो कांग्रेस के अधिकार वाले चुनाव रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। सो अपनी इंडिपेंडेंट मूवमेंट और पुराने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स थे, उनकी वजह से सिर्फ सेंटर में ही नहीं बल्कि स्टेट में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी मेजोरिटी में वोटिंग अचीव की, ठीक है। लेकिन फोर्थ जो इलेक्शन हुए थे इसके बाद में, फरवरी 1967 से कांग्रेस को बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहां से उनको बहुमत से हाथ धोना पड़ा, यानी कि वहां पर उनको एक भी वोट नहीं मिला, ठीक है। यानी कि अगर वोट मिले तो उस लेवल पे नहीं मिले कि वो जीत सके। यद्यपि बहुमत से ही सही, लेकिन बहुमत से कम ही सही, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन गई, ठीक है। अब राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव होती है उसमें पूरी पूरी तरीके से बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि वहां पर उनको, इन स्टेट में उनको पूरी तरीके से वोट नहीं मिली। बहुमत का मतलब होता है एक मेजोरिटी में वोट का होना, जो सरकार बनाने के लिए मतलब
क्राइटेरिया रहता है, वह मात्र बहुत बड़ा दल बनकर रह गई। ठीक है, वो नॉर्मल बस एक पार्टी बन करके रह गई। केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु में उसे बहुत कम सीट मिली वहाँ पर। फोर्थ आम चुनाव के जो परिणाम थे, उन्होंने गठबंधन की राजनीति को फिर स्टार्ट किया था। अब उसने देख लिया था कि भाई इस स्टेट में हमारी, अगर सेंटर में हमारी बन गई, स्टेट में हमारी नहीं बन पा रही है पार्टी, हमारी गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, तो कुछ पार्टी को मिला लिया जाए। तो वहाँ से गठबंधन की शुरुआत होती है। ठीक है, और आज के समय में बहुत नॉर्मल है ये। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ कोalition पॉलिटिक्स, यानी कि गठबंधन की राजनीति के लाभ। अब ये जो गठबंधन की राजनीति है, इसमें जितने ज़्यादा एडवांटेज हैं उतने ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं, नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो उसके कुछ पॉजिटिव और जो एडवांटेज है उनकी बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट है कि नॉट बीइंग एबल टू रूल ऑटोक्रेटिकली। सो यहाँ पर पहला एडवांटेज है कि शासन निरंकुश नहीं बन पाता है। अब निरंकुश यानी कि ऑटोक्रेटिकली क्यों नहीं बन पाता है, वो इसलिए क्योंकि अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों से मिल करके वो तो एक पार्टी बनती है, जिसको कोalition पार्टी बोलते हैं, कोalition सरकार वो क्रिएट करती है। सो उसमें एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त रहता है कि भाई किसको अध्यक्ष बनाना है, इन्हें प्रेसिडेंट किसको बनाना है, आगे सरकार में हम अपना सीएम किसको चुनेंगे। तो वो वहाँ पर थोड़ा बहुत ये कहते हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे जिसकी भी मेन पार्टी होती है जो, ठीक है, वो वहाँ पर अपनी मनमानी, मतलब कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। मनमानी करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, गठबंधन टूट जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है द कंट्री बेनिफिट्स फ्रॉम द कोऑपरेशन फॉर ऑफ मोर क्वालिफाइड पीपल, कि अधिक योग्य व्यक्तियों के सहयोग का देश को लाभ होता है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये पॉइंट एडवांटेज में किस बेस पर रखा गया है कि भाई कंट्री में बेनिफिट्स हैं कोऑपरेशन मोर क्वालिफाइड पीपल की। गठबंधन जो एडवांटेज होते हैं गठबंधन के, उसमें ये होता है कि इसमें क्वालिफाइड पीपल ज़्यादा होते हैं, देश को लाभ होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, हालांकि ये पॉइंट आ गया तो ठीक है, आप अपना एग्जाम में इसको नोट कर सकते हो कि ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, जो जनमत समर्थन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई अलग अलग क्षेत्रीय दलों को, क्षेत्रीय दलों में क्या होता है, क्षेत्र के अकॉर्डिंग सारे के सारे जो वोट होते हैं वो डिवाइड हो जाती है कि हम अपने क्षेत्र में अपने किसी को वोट देंगे ना, ये चीज़ें तो सुनी होती है ना। तो क्षेत्रीय लोग, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, उनको इस तरीके से वो जो वोट होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो उस वोट को कवर करने के लिए और एक जगह जोड़ने के लिए, ताकि एक बहुत बड़ी मेजोरिटी में वोट बैंक तैयार हो जाए, तो ऐसे में गठबंधन का वहाँ पर जो कोलिशन होता है ना, उसको एडवांटेज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि फ्री फ्रॉम एक्सट्रीमिज्म, यानी कि अतिवाद से मुक्ति। ये तो थे इसके एडवांटेज। अब एक कोलिशन जो गवर्नमेंट होती है, बेसिकली जो कोलिशन पॉलिटिक्स होती है, वो इतनी ज़्यादा तो पावरफुल नहीं होती, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती। वो नेगेटिव एस्पेक्ट से आप यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि फियर ऑफ वीकिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव ड्यूटी, यानी कि जो कलेक्टिव ड्यूटी है, जो सामूहिक करते हुए जो मिलजुल कर काम करने का जो सिद्धांत है ना, वो बहुत ज़्यादा इसमें वीक देखने को मिलता है। क्योंकि देखो कोई ना अपनी खुद के बेनिफिट्स के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो आप उसे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। तो वो जो मिलकर के जो कलेक्टिव ड्यूटी हो ना, वो उसमें दिखाई नहीं देती है। दूसरा है वीक गवर्नमेंट। सो बेसिकली बहुत कमज़ोर सरकार बनती है। अब मिलजुल करके आपने गवर्नमेंट तो बना ली, लेकिन हाँ, जैसे ही एक दूसरे की बातें आपने माननी बंद कर दी, वहाँ पर टूटने का खतरा ज़्यादा बनता है, तो गठबंधन टूट भी जाता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है लिमिटेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स रूल, यानी कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, अब ऐसी सरकार से बना हुआ जो पीएम होगा, उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत लिमिट होगा। वो इंडिपेंडेंट होकर के वो रूल्स नहीं कर सकता है, वो इंडिपेंडेंट होकर के डिसीजन नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो कोलिशन गवर्नमेंट से क्रिएट हुआ एक पीएम है, और कोलिशन में तो भाई एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि रीजनल पार्टीज हैव मोर इन्फ्लुएंस इन द एलियंस, यानी कि गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बहुत अधिक होता जा रहा है। 1 2 नेक्स्ट है कि रीजनल पार्टी हैव मोर इन्फ्लुएंस इन द एलियंस, यानी कि जो कोलिशन है, इसका प्रभाव अब फिलहाल के टाइम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये भी है कि बहुत भाई क्षेत्र हित इसमें ज़्यादा होते हैं, कि अपने रीजनल जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं एज टू कंपेयर कि भाई देश के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट्स होगा, या देश के लिए हमें क्या करना है, डजेंट मैटर, अपने क्षेत्र की सबसे ज़्यादा चीज़ें रखी जाती है। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। सो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट है नो स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट, यानी कि सरकारों में कोई स्थायित्व नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अब जैसे कि कहते हैं कि भाई वीक गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट की कोई स्टेबिलिटी भी नहीं है। वो बहुत जल्दी उसमें जब वो टूट जाता है गठबंधन, तो सरकार भी गिर जाती है। ठीक है, फिर वापस से चुनाव होते हैं, तो यहाँ पर नो स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट।
नेक्स्ट है हार्म टू नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता को हानि। सो बेसिकली जब वहाँ पे नेशन की ही बात नहीं होती, यूनिटी की बात नहीं होती है, क्षेत्रीय बेनिफिट्स की बात होती है, तो इसमें बहुत बड़ा जो हार्म्स होता है वो नेशनल यूनिटी को पहुंचता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी, सुदृढ़ विदेश नीति की कमी। अब वो लोग जो कॉलिशन गवर्नमेंट को जिन्होंने क्रिएट किया है वो अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए वो दूसरी पार्टी से जुड़ रहे हैं। पॉलिसी में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है कि लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग, सो वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू वीक आउट एनी क्लियर पॉलिसी, कि सरकार किसी भी क्लियर पॉलिसी पर जो काम है वो नहीं कर पाती। ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट है इंकरेजमेंट टू फॉर्म स्मॉल पॉलिटिकल पार्टी। अब जितना ज़्यादा कॉलिशन गवर्नमेंट है, कॉलिशन पार्टीज इंक्रीज होगी, उसी तरीके से जो छोटी छोटी पार्टी हैं वो भी अपने आप में अपने आप को डेवलप करेंगी। ठीक है भाई, छोटे छोटे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो उनको बनाने को प्रोत्साहन करेगी। वो इसलिए होगा कि अगर छोटी छोटी पार्टी बनेंगी तो उनके मन में ये होगा कि हमारी छोटी छोटी पार्टी है, हम एक साथ मिल जाएंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम जीत जाएंगे, हम अपनी सरकार बना सकते हैं, हम अपनी पावर में हम मतलब कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। सो बेसिकली एक सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट इसमें देखने को मिलता है कि छोटे छोटे दल जिनका कोई मतलब अपना खुद का कोई उद्देश्य नहीं है, देश के लिए क्या करना है उन्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन पार्टी बनाना है, मैं पार्टी बना दी। ठीक है, इसमें भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलता है। एंड देन नेक्स्ट है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग मैनी मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट, के सरकार के बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं, मंत्रालय हैं जिनमें कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। अब ये बताइए, आप अलग अलग जगहों से आए लोगों ने मिलकर के एक संगठन बना दिया, अब वो एक दूसरे पर अपनी राय दे रहे हैं, अपने डिसीजन दे रहे हैं और एक दूसरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी जो कोई अपने खुद के टारगेट्स के लिए उस पार्टी में उसका टारगेट्स पूरा नहीं हुआ, वो भागने की धमकी दे रहा है कि मैं गठबंधन से दूर हो जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। सो ऐसे में बहुत ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन की जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाती है। सो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है अमंग मैनी मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, मेक श्योर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, लेकिन कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता देना। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी न्यू वीडियो है इनको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन।